नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम यहाँ पर करने वाले हैं आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वर्ण विचार से संबंधित महत्वपूर्ण इसके जो नियम और इसमें से क्वेश्चन जो बनते हैं इनको, और ये जो क्वेश्चन है आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, चाहे इसमें आपका कोई सा भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। और साथ में जो हम आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो भी चलाते रहेंगे, और जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से जो व्याकरण से क्वेश्चन जो बनते हैं उनको भी हम साथ साथ करते रहेंगे, ताकि आपके जो है यहाँ पर इनके जो नियम हैं उनके बारे में भी पता लगता रहे। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे यहाँ पर भाषा। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है वर्ण। और जो महर्षि पाणिनि मुनि है इन्होंने वर्णमाला को 14 सूत्र जो है इसमें प्रस्तुत किया था। आपने महेश्वर सूत्र पढ़े होंगे, तो ये उन्हीं की बात हो रही है। तो वर्णमाला को 14 जो सूत्र उसमें प्रस्तुत किया था, और परंपरा के अनुसार महेश्वर ने अपनी नृत्य की समाप्ति पर जो 14 बार डमरू बजाया था उससे 14 ध्वनियाँ सूत्र पाणिनि को प्राप्त हुए थे। तो जैसे उन्होंने अपने डमरू बजाया तो डमरू बजाने पर जो अलग अलग आवाज़ें जो निकली थी, तो उन्हीं से फिर आगे प्रत्याहार जो सूत्र है उनका निर्माण हुआ है। और 14 जो है यहाँ पर ये सूत्र बने हैं। 14 बार डमरू बजाया जिनसे अलग अलग ध्वनि निकली, और इन्हीं से फिर आगे सूत्रों का निर्माण हुआ। अब जो यहाँ पर जो 14 जो सूत्र हैं कौन कौन से हैं, और उनके अंदर कौन कौन से प्रत्यय हैं। जैसे अयूण है, अयूण, ऋलिक, एवं, एहो, छेवरट, लन, यमगणम, जव्या, गड़गस, जबगरदस, कप, चढ़तो, कपे, सस्सर और हल। तो कपे, सस्सर और हल, तो इस प्रकार से 14 हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर अण है, अण जो प्रत्याहार आपने देखा होगा एग्जाम में भी पूछा जाता है कई बार। अण जो जैसे कि प्रत्याहार है इसमें कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं। तो अण, ये जो हलंत है ये हमने छोड़ देना है, इससे पहले वाला ले लेने हैं। तो अ इ उ, ये 3 जो है यहाँ पर इसमें आते हैं। इसी प्रकार से री लिरिक है, तो कौन सा हो जाएगा? री और का, रिक प्रत्याहार, तो री और लिरी इसमें आ जाएंगे। या अक प्रत्याहार आपने पढ़ा होगा, अक अक, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक के अयुण और री लिरिक, अ इ उ री लिरी, तो ये 3 और 2 ही, तो अक जो है इसमें 5 ये आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये प्रत्याहार बनाए जाते हैं जिन्हें आप आसानी से पता कर सकते हैं। 14वें सूत्र जो आपको याद होने चाहिए। इसी प्रकार से ए ओंग, ए ओ, ऐ औच, हवरट, लण, यमगणम। और ये जो यमगणम है आपने उच्चारण में भी पढ़ा होगा, यमगणना नाम नासिका, जिनका उच्चारण हमारे नासिका से होता है। और जो कवरक, चवरक, टवरक जो है इनके अंतिम वर्ण है, तो जिनकी संख्या 5 होती है, तो ये हमारी नाक जो है इनके द्वारा बोले जाते हैं। इसके बाद झप है, गड़गस, जबरदस्त, कप, चटक, चढ़तो, कप है, सस्सर, और उसके बाद आ जाएगा हल। तो इस प्रकार से 14 सूत्र हैं। और जो 10 रूपक हैं इनके अनुसार नृत्य और नृत्य में भेद है। अभी क्या भेद है ये भी क्वेश्चन पहले जो एग्जाम में आ चुका है। तो नृत्य भाव पर आश्रित होता है, जबकि नृत्य ताल एवं लय पर आश्रित होता है। तो इस प्रकार से नृत्य और नृत्य में भेद होता है। तो ये आपके प्रत्याहार हैं। कप्य में क, प, सस्सर, स, और ये हल। तो इस प्रकार से 14 महेश्वर सूत्र हैं। प्रत्येक सूत्र के अंत में हल वर्ण का प्रयोग प्रत्याहार बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। ये जो जितने भी हैं, जैसे ये, तो जैसे अयूण है, इसमें जो अणा है, बाद वाला जो हलंत है, ये हल वर्ण है, और इन्हें प्रत्याहारों के अंतर्गत आने वाले वर्णों के साथ सम्मिलित नहीं किया जाता, तो इनको छोड़ दिया जाता है, इनका लोप हो जाता है। तो ये तो थे आपके प्रत्याहार महेश्वर सूत्र जो 14 है। इसके बाद आ जाता है जो हमारा प्रत्याहार है। तो महेश्वर जो सूत्र इस पर इसके आधार पर ही विभिन्न प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है।
प्रत्याहार जो दो वर्णों से बने हैं, अच, इक, यण, अल, हल। जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा था आपका ये वाला अक प्रत्याहार जैसे है, तो या अयुण था, अण प्रत्याहार, अ इ उ तीन आए थे जिसमें, तो पहला और जो अंतिम है वो हमने लिया था। तो जो बाद वाला हलंत है उसका लोप हो जाता है। तो अच, इक, अयन, अल इत्यादि जो बनते हैं, तो जो वर्ण हैं इनके मेल से बनते हैं। और इन प्रत्याहारों में आदि वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के मध्य आने वाले सभी वर्णों की गणना की जाती है। जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था अ इ उ ये वाले अण में। प्रत्याहार के अंतर्गत यदि वर्ण तो परिगणित होता है किंतु अंतिम वर्ण जो उसको हम छोड़ देते हैं। समझने के लिए कुछ प्रत्याहार यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे अच है, अयुण, ऋलिक एवं ऐ, औच। तो यहाँ प्रत्याहार के आदि वर्ण अ का गिना गया है, लेकिन बाद में जो चा है हलंत जो था उसको हमने छोड़ दिया। ये तो गिना गया है लेकिन ये बाद वाला छोड़ दिया गया है। इसके बाद आ जाता है जो हल है। इसी प्रकार से हल प्रत्याहार है। पांचवें सूत्र के प्रथम वर्ण से ह से लेकर 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण ल के मध्य में आने वाले सभी वर्ण। तो ह वर्ण से लेकर और कपे सस्सर हाल तक। तो पांचवें सूत्र के प्रथम वर्ण से 14 जो लास्ट का है उसके अंतिम वर्ण तक। इसी प्रकार से एक प्रत्याहार है। प्रथम सूत्र का जो द्वितीय वर्ण है ई से लेकर द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण क के मध्य में आने वाले सभी वर्ण आयुण, ऋलिक। इसी प्रकार से कहा जाता है यहाँ पर प्रथम सूत्र के प्रथम वर्ण अ से लेकर द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण क के मध्य में आने वाले वर्ण आयुण, ऋलिक। इसी प्रकार से झल प्रत्याहार है। आठवां जो सूत्र है अष्टम सूत्र, इसके प्रथम वर्ण से झा से लेकर 14वां सूत्र के अंतिम वर्ण ल के मध्य में आने वाले सभी वर्ण, तो ये होंगे झा। तो आप महेश्वर सूत्र याद कर लें, इनसे आप आसानी से इनको बना सकते हैं। इसके बाद जो यण है यहाँ पर, तो इसमें पंचम सूत्र का द्वितीय वर्ण य से लेकर षष्ठम सूत्र के अंतिम वर्ण अणा के मध्य में आने वाले सभी वर्ण या व्रट ल। संध्यादि के नियम को समझने के लिए प्रत्यय ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो, स्वर और व्यंजन। स्वर ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। स्वर को क्या कहा जाता है? अच, और व्यंजन को हल। ये आपने संधि में भी पढ़ा होगा, स्वर संधि व्यंजन संधि में। तो स्वर को अच कहा जाता है कि जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना ही बोले जाएंगे तो उन्हें हम स्वर वर्ण कहेंगे। अब स्वर के भेद भी एग्जाम में आते हैं। तो स्वर जो है इसके तीन भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब ह्रस्व स्वर क्या होता है? तो जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे तो उसका हम ह्रस्व स्वर कहेंगे। संख्या में कितने हैं? 5 है, अयुण, ऋलिक। तो इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। तो जिनको बोलने में कम समय लगे, यहाँ से आप याद रख सकते हैं। ह्रस्व और दीर्घ कौन सा? जिन्हें ह्रस्व से दुगना समय लगेगा। तो जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे तो उसे हम दीर्घ स्वर कहेंगे, जिनकी संख्या 8 है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है दीर्घ स्वर कितने हैं या इनकी संख्या कितनी है, कौन कौन से होते हैं। तो संख्या 8 है इनकी। तो आ हो गया, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, ए, ऐ, ओ, औ। इनमें से लरी जो है ध्वनि को दीर्घ रूप लरी केवल वेद में ही प्राप्त होता है। लरी का जो दीर्घ बना है ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, एक तो ये वाली है, एक इसके नीचे भी है, तो ये सिर्फ वेद में है। तो इनकी संख्या ये 8 मानी गई है। अ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, ए, ऐ, ओ, औ। अंतिम 4 वर्णों को संयुक्त वर्ण भी कहा जाता है क्योंकि ए, ऐ, ओ, औ 2 स्वर के मिलने से बने हैं। तो संयुक्त वर्ण भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो ये 4 है, ए, ऐ, ओ, औ। जैसे अ और ई है, इनके मिलने से ए बनेगा, अ और ए के मिलने से ऐ बनेगा। अ और ओ के मिलने से ओ गुण होता है, अ और औ के मिलने से औ गुण हो जाता है। तो ये तो है दीर्घ। इसके बाद आ जाता है प्लुत। प्लुत होता है जिन्हें तीखना समय लगता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो जिस स्वर के उच्चारण में 3 या उससे अधिक मात्राओं का समय लगे तो उन्हें हम प्लुत स्वर कहेंगे। जबकि किसी व्यक्ति को दूर से पुकारते हैं तब संबोधन पद के अंतिम अंग को 3 मात्रा के समय लगाकर बोलते हैं और उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। लिपि में प्लुत स्वर को ये जो चिन्ह है, ये वाला जो चिन्ह है, इसके माध्यम से दिखाया जाता है। जैसे यही कृष्ण, अत्तर गोह चरती,
या ओम आपने पढ़ा होगा। तो इसके ओ का उच्चारण सर्वत्र प्लुत ही होता है। तो ये है प्लुत स्वर। तो इस प्रकार से स्वर ये यहाँ पर 3 बताए गए हैं। स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत स्वर। इसके बाद है सभी ह्रस्व दीर्घ प्लुत स्वर वर्ण अनुनासिक एवं निरअनुनासिक के भेद से भी 2 प्रकार के होते हैं, अनुनासिक, निरअनुनासिक। अब अनुनासिक क्या है? तो जिस स्वर के उच्चारण में मुख के साथ नासिका की भी सहायता ली जाएगी तो उन्हें हम अनुनासिक कहेंगे। जो आप चंद्र बिंदु पढ़ते हैं तो उसको कहा जाता है अनुनासिक। अ और ए इत्यादि समस्त स्वर। तो जिस स्वर के उच्चारण में मुख के साथ नासिका की भी सहायता ली जाएगी उन्हें हम अनुनासिक कहेंगे। पहचान इसकी चंद्र बिंदु वाली है। एक है निरअनुनासिक, जो स्वर केवल मुख से ही उच्चारण होगा। जो स्वर केवल मुख से उच्चारित होंगे तो वह निरअनुनासिक कहलाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर व्यंजन। व्यंजन को क्या कहा जाता है? हल भी कहा जाता है। संधि से आप याद रखिएगा, संधि में भी आते हैं ये। व्यंजन संधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता तो उन्हें हम व्यंजन या हल कहेंगे। स्वरित व्यंजन को लिखने के लिए वर्ण के नीचे हल चिन्ह हम लगाते हैं। तो क्यों लगाते हैं? आपने ये जो जैसे हल है नीचे जो बना है हलंत, तो स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए वो हम जो है इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इन्हें हल चिन्ह कहा जाता है। जैसे क्वरग है, क्वरग या को भी कह देते हैं। तो क ख ग घ ऐसे च्वरग ट्वरग त्वरग पोरग। का से लेकर माँ तक जो है ये 25 होते हैं। व्याकरण संप्रदाय में इन 5 वर्गों को कोचोटोपु के नाम से भी जाना जाता है। अब यर अलावा इनको कह देते हैं अंतस्थ वर्ण, और स इनको कहते हैं हम उष्म वर्ण, क्योंकि जब इनको बोलते हैं तो हमारे मुख से जो वायु है वो गर्म निकलती हुई हमें प्रतीत होती है। इसके बाद आ जाता है स्पर्श वर्ण, जिन्हें हम स्पृष्ट वर्ण भी कह देते हैं। तो का से लेकर माँ तक इनकी जो संख्या 25 होती है, स्पर्श वर्ण कहा जाता है इनको। तो इनके उच्चारण के समय जीवा मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है और प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण, यह जो अंतिम वर्ण है यमगणम, जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था, इनको अनुनासिक भी कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण मुख के साथ नासिका से भी होता है। तो ये है स्पर्श वर्ण। इसके बाद है नेक्स्ट में है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ यार अलावा एग्जाम में पूछा जाता है इनकी संख्या कितनी होती है? तो ये 4 होते हैं। इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, अर्धस्वर वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि अर्धस्वर कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो यार अलावा जो है अंतस्थ वर्ण, इनको कह देते हैं। इसके बाद आ जाता है जो उष्म वर्ण है, स ये भी 4 हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट में आ जाता है अनुस्वार। इनका उच्चारण नासिका मात्र से होगा और यह सर्वथा स्वर के बाद ही आते हैं। अहम है, जैसे आपने इस प्रकार लिखा हुआ देखा होगा कहीं पर, अहम एक ये वाला, एक अहम ये वाला। बोलने में दोनों अहम है, अर्थ भी दोनों के सेम है, लेकिन लिखने में थोड़ा सा अंतर है। तो जैसे अहम है एक ये वाला एक ये वाला, सामान्यतः मां व्यंजन वर्ण से पहले अनुस्वार में परिवर्तित होता है। मां जो है, ये जो मां है, व्यंजन वर्ण से पहले अनुस्वार में परिवर्तित होता है। विसर्ग है, इसका उच्चारण किंचित ह के सदृश किया जाता है और इनका प्रयोग स्वर के बाद ही होता है। किसके बाद होगा? स्वर के बाद। राम है, देव है, गुरु हो। तो आपने विसर्गा तो देखी होगी कि विसर्गा होती है, लेकिन वो कहाँ पर आती है, किस कारण से आती है, तो वो यहाँ पर बताया गया। इनका उच्चारण ह के समान किया जाता है और इनका प्रयोग स्वर के बाद में होता है। रामः, देवः, गुरुः। इसके बाद आ जाता है जो संयुक्त व्यंजन है।
दो व्यंजनों के संयोग से बने वर्ण को हम संयुक्त व्यंजन कहेंगे। तो दो व्यंजनों के संयोग से बने वर्णों को हम संयुक्त व्यंजन कहेंगे। जैसे ये है अक्षा, जब हम इसको बोलते हैं क और सा, इनकी आवाज आती है तो क और सा इनके मेल से बनता है अक्षा। तरा, जब हम तरा बोलते हैं त और रा की आवाज आती है। ज और य की आवाज आती है। तो इस प्रकार से इनको संयुक्त जो वर्ण है ये कहा जाता है। इसी प्रकार से आपने सरा भी देखा होगा, स और रा इनके मेल से बनता है। तो ये चार होते हैं, क्ष त्र ग सरा। तो इनको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा उच्चारण स्थान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं उच्चारण स्थान से। तो उच्चारण स्थान जैसे कंठ है, तालु है, मुर्दा है, दंत है, ओष्ठ है, नासिका है, तो इनको कहा जाएगा उच्चारण स्थान। वर्ण को उच्चारण करने के लिए फेफड़ों से निकली निश्वास वायु इन स्थानों का स्पर्श करती है, और कुछ वर्णों का उच्चारण एक साथ दो स्थानों से भी होता है। वर्णों के उच्चारण स्थान को यहाँ पर आगे दिखाया गया है। जैसे आपने पढ़ा होगा उसमें को विसर्जनम कंठ है, ये वाले, तो यहाँ पर भी चाइस के माध्यम से दिखाया गया है। जैसे कंठ है, कंठ मतलब जो हमारा गला है, तो यहाँ से जो वर्ण बोले जाएंगे, स्वर अ, स्पर्श वर्ण क ख ग घ, अंग, अंतस्थ वर्ण यारा या और यारा लावा, और उपसमवर्ण ये वाले हैं अयोगवाह, पाफा, उपपद्यमान्य और ये काका, और ये आ जाते हैं संज्ञा। तो जैसे कंठ है, अकुह विसर्जनम कंठ है, तो इनका जो उच्चारण होगा, इनका उच्चारण हमारे कंठ से होगा। इच नाम तालु, ई है, च्वरक है और रस है, तो इनका उच्चारण हमारे तालु से होगा। मुर्दा है, री टूसा नाम मुर्दा, री हो गई, ट्वरक हो गया, ला सा हो गया, तो इनका जो उच्चारण हमारे मुर्दा से होगा। दंत है, लरी तुलसा नाम दंता, लरी है, त्वरक है, स है, इनका उच्चारण जो हमारे दांत जो है इनसे होता है। इसी प्रकार से ओष्ठ है, उपपद्यमान नाम ओष्ठ, ऊ हो गया, दीर्घ ऊ है, और त्वरक हो गया, और ये उपपद्यमान्य हो गई पाफा। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उपपद्यमान्य वर्ण कौन से हैं, तो पाफा जो है इनको कहा जाता है। इनका उच्चारण हमारे होश से होता है। इसके बाद नासिका आ जाते हैं, यमगण नाम नासिका, जैसे कि हमें ऊपर भी पढ़ा था क्वेश्चन में। तो ये है जो अंतिमण होते हैं, क्वरक स्वरक जो इनके अंतिमण है यमगणम, तो ये संख्या में 5 है। इनका उच्चारण हमारी नासिका से होता है। कंठ तालु है, ये दैतो कंठ तालु, तो ए और आई वाह, इनका उच्चारण हमारे कंठ तालु से होगा। और ओदैतो कंठोष्ठम, कंठ और ओष्ठ से और आव जो है इनका उच्चारण होगा कंठ और ओष्ठ से, ओदैतो कंठोष्ठम। वकार से दंतोष्टम, तो वा जो है इनका उच्चारण होता है हमारे दंत और ओष्ठ से। जीवमूल से जीवमूलम, जीवमूलम कौन सा, का खा जो है इनको कहा जाता है जीवमूलम, और प यह है उपपद्यमान्य। ये दोनों ही जो एग्जाम में आते हैं। तो ये तो है उच्चारण स्थान। इसके बाद जब प्रयत्न भी आते हैं एग्जाम में, प्रयत्न कितने होते हैं, प्रयत्न है 2, अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर 5 है और बाह्य जो है 11 होते हैं। तो फेफड़े से निकली निश्वास वायु को मुख, नासिका, कंठ आदि स्थानों से स्पर्श कराते हुए मनुष्य द्वारा अभीष्ट वर्णों के उच्चारण किए गए यत्न को हम प्रयत्न कहेंगे। प्रयत्न 2 हैं, अभ्यंतर और बाह्य। वर्णों के उच्चारण काल में मुख के अंदर मनुष्य की चेष्टा प्रक्रिया को हम अभ्यंतर प्रयत्न कहेंगे। ये 5 हैं। कौन कौन से होते हैं 5, जैसे स्पृष्ट वर्ण है, स्पृष्ट है, ईसद स्पृष्ट है, विवृत है, ईसद विवृत है, संवृत है, तो इस प्रकार से होते हैं। अब जो सबसे पहले यहाँ पर स्पृष्ट है, स्पृष्ट में आपने पढ़ा होगा स्पर्श वर्ण, तो ये वही है, संस्कृत में स्पृष्ट कह देते हैं। तो वर्ण के उच्चारण काल में जब जीवा के विभिन्न भागों के द्वारा मुख के अंदर विभिन्न स्थानों को स्पर्श किया जाता है, तो जीवा के इस प्रयत्न को हम स्पृष्ट प्रयत्न कहेंगे। का से मां तक सभी व्यंजन स्पृष्ट प्रयत्न से उच्चारित होते हैं। विसर्ग का भेद उपपद्यमान्य है, जब विसर्ग के बाद पाफा वर्ण रहते हैं तब अर्ध विसर्ग उच्चारण होता है।
विसर्ग कब है? जीवमूल्य, जब विसर्ग के बाद का खा वर्ण रहते हैं तब अर्ध विसर्ग का उच्चारण होता है। प्रातः काल है दुखम। तो यह है स्पृष्ट वर्ण, स्पर्श वर्ण। इसके बाद आ जाता है जो ईसद सपृष्ठ है, जिन्हें हम अंतस्थ वर्ण कह देते हैं। तो वर्णों के उच्चारण काल में जब जीवा द्वारा उच्चारण स्थानों को थोड़ा ही स्पर्श किया जाएगा तो जीवा के इस प्रयत्न को हम ईसद सपृष्ठ कहेंगे। कौन कौन से आ जाते हैं वर्ण इसमें? जार अलावा जो है आपने अंतस्थ वर्ण पढ़े होंगे, तो इनको ही ईसद सपृष्ठ वर्ण कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है विवृत। अब विवृत क्या है? तो वर्ण विशेष के उच्चारण काल में जब मुख विवर खुला रहता है तो मुख्य छेदन को हम विवृत कहेंगे। जितने भी स्वर हैं तो ये सारे इसमें आ जाते हैं, तो स्वर आ जाते हैं विवृत में। इसके बाद आ जाता है ईसद विवृत, जो आपने ऊष्म वर्ण पढ़े होंगे तो वो आ जाते हैं इसमें। तो वर्णों के उच्चारण काल में जब मुख विवर थोड़ा खुला रहता है तो मुख के प्रयत्न को ईसद विवृत कहा जाएगा। स स स ह, यह है ईसद विवृत वर्ण, ऊष्म वर्ण का जो हमने पहले पढ़ा था। इसके बाद आ जाता है समृद्ध। तो वर्ण के उच्चारण काल में फेफड़ों से निकलने वाली निश्वास का मार्ग जब बंद रहता है तब इसे हम समृद्ध कहेंगे। और इसका जो प्रयोग है ये हर्षव आ जो होता है, इस प्रकार आपने पढ़ा होगा इस वाला, तो इसको कह देते हैं हर्षव आ, इनके उच्चारण में होता है, तो यह है समृद्ध। तो ये तो थे अभ्यंतर प्रयत्न जो 5 थे। इसके बाद जो बाह्य प्रयत्न है जिनकी संख्या 11 मानी गई है। तो वर्ण के उच्चारण का वह यत्न जो फेफड़ों से कर्ण तक होता है उसे हम बाह्य प्रयत्न कहेंगे, और मुख से बाह्य होने की अपेक्षा इसे हम बाह्य भी कहा जाएगा। ये 11 होते हैं। अब 11 जो है कौन कौन से हैं? विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अलप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित। तो इस प्रकार से हैं। अब एग्जाम में जो आप पूछे जाते हैं आपके ये वाले विवार, श्वास और अघोष के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो एक तो खर प्रत्याहार होगा। खर प्रत्याहार के वर्ण प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण, प्रथम और द्वितीय, ये होगा अघोष में। उसके बाद घोष या सघोष, इसमें फिर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाएगा। अलप्राण में पहला तीसरा पांचवा आ जाएगा, महाप्राण में दूसरा चौथा वर्ण आएगा। ऐसे आप इसको याद रखिएगा। तो विवार, समास, अघोष में प्रथम और द्वितीय वर्ण आता है खर प्रत्याहार का। तो और ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो खर प्रत्याहार के वर्ण प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण और जो ऊष्म वर्ण है स स स, खर, विवार, श्वासा, अघोषा, तो ये जो आपके जो है विवार, श्वासा और घोष के अंतर्गत आते हैं ये वाले वर्ण, वर्ग का प्रथम द्वितीय और स स स। इसके बाद जो सुमार, नाद और घोष या फिर सघोष आपको देखने को मिल सकता है, घोष या सघोष। तो ये अघोष, घोष या सघोष। तो इसमें आएगा हस प्रत्याहार। हमने ऊपर प्रत्याहार पढ़े थे कैसे बनाते हैं, तो उसमें आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो हस प्रत्याहार के वर्ण आएंगे इसमें प्रत्येक वर्ग का जो है तृतीय और चौथा और साथ में पांचवा वर्ण इसमें आएगा। अघोष में पहला दूसरा, सघोष या घोष में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आएगा। और अंतस्थ एवं ह, ये वाले इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है अलप्राण। अलप्राण उससे आप ऐसे याद रख सकते हैं जिनके बोलने में कम समय लगता है। तो वर्ग का प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण क ग अंग, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और एवं अंतस्थ संज्ञक वर्ण ज्यादा अलावा जो है महाप्राण, इसमें जिसको बोलने में अलग से ज्यादा समय लगेगा, तो दूसरा और चौथा वर्ण इसमें आ जाएगा। तो वर्गों का द्वितीय चतुर्थ वर्ण और ऊष्म संज्ञक वर्ण स स स ह। और उदात, अनुदात और स्वरित जितने भी स्वर हैं आपके वे इसमें आ जाएंगे। तो ये जो एग्जाम में आते हैं, पहले जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आज की क्लास थी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।